15 ईयर्स नहीं बन सकता, 18 साल से ऊपर होना। और कितने दिन रही है मैडम साहिबा? स्टेज इन दुबई, शी स्टेड इन इंडिया ड्यूरिंग द पीरियड फ्रॉम 2 जनवरी टू 16 अगस्त। कैलकुलेट करना है आपको। तो पहले तो आप पूरा रूल लिखेंगे, सेक्शन 3 पूरा लिखेंगे, है ना, वही पूरा टर्म्स एंड कंडीशंस भी बताएंगे कौन कहाँ रहा है। सेकंड पार्ट है रूल 3 में लिखा हुआ है ना, रूल 3 है सब बोलना, नो माइनर कैन बिकम नॉमिनल मेंबर ऑफ ओपीसी, तो नहीं बन सकता, है ना। ओनली नेचुरल पर्सन जो इंडियन सिटीजन है और 120 डेज कम से कम रहा है। 120 हो गया ना, 182 से, तो शी इज एलिजिबल क्या? तो इसमें लिखा है कि कितने दिन रही वो, अपने को देखना, 6 महीने रही ना शायद जनवरी, हाँ, तो वो तो एलिजिबल हो। 6 महीने रही मतलब 180 पे शी विल बी एलिजिबल, ठीक है। So she is eligible being a nominee of APC। कितने दिन रह गई वो? 182 हो गए ना, 6 महीने हो गए ना। और एक से ज्यादा ओपीसी के आप मेंबर भी नहीं हो सकते और नॉमिनी भी नहीं हो सकते, आपको तो पता है ना। एक ही व्यक्ति एक ही टाइम पर एक से ज्यादा ओपीसी नहीं खोल सकता और एक से ज्यादा नॉमिनी भी नहीं हो सकता, ठीक है, नहीं बन सकते। तो ये भी क्वेश्चन याद रखना है आपको। फिर ये तो कंटेंट्स ऑफ मेमोरेंडम है, ऑब्जेक्ट है, मेमोरेंडम की मीनिंग है कि चार्टर कहलाता है, कॉन्स्टिट्यूशन है, स्कोप है, पावर्स है कंपनी के, स्टैब्लिश किया गया अंडर दैट, फाउंडेशन है कंपनी के पूरी की पूरी, फाउंडेशन उसी पे बिल्ट है। देखो ऑब्जेक्ट क्या है, इस पे ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है कंपनी का, इस पे कंपनी फॉर्म होती है, कंपनी की पॉसिबल स्कोप है, इसके बियॉन्ड कंपनी को जाना नहीं तो अल्ट्रा वायरस होगा। शेयर होल्डर, क्रेडिटर, जो लोग भी पैसा लगाते हैं कंपनी में, उनको पता होना चाहिए कि उनकी पावर्स क्या है, उनका पैसा कहाँ लग रहा है। मेमोरेंडम एक पब्लिक डॉक्यूमेंट है अंडर सेक्शन 319 ऑफ कंपनीज एक्ट, ठीक है। हर पर्सन जब कंपनी में एंटर करेगा तो वो डॉक्यूमेंट को पढ़ के आएगा, ऐसा मान के चलेंगे हम लोग कि कंपनी को शेयर होल्डर मस्ट नो कि उनके पैसा किस पर्पस के लिए लगाया जा रहा है, किस कौन सा रिस्क लिया जा रहा है। और दूसरी बात, जो भी प्रोविजन मेमोरेंडम में लिखे होंगे कंपनी उससे डिपार्ट ना करे, एक्सक्लूड ना करे। हाँ, अगर इम्पेरेटिव है मतलब जरूरी है, नेसेसिटी है तो बात अलग है, ठीक है, जरूरी है चेंज करना तो बात अलग है। इट कैन नॉट एंटर इनटू ए कॉन्ट्रैक्ट और ट्रेड ऑफ बिजनेस जो मेमोरेंडम के बियॉन्ड होगा, अगर बियॉन्ड होगा तो क्या होगा, अल्ट्रा वायरस, ठीक है। ऑब्जेक्ट नेम क्लॉज है, लास्ट प्राइवेट कंपनी होगा तो नाम क्या आगे प्राइवेट आएगा, पब्लिक होगा तो लिमिटेड आएगा, ठीक है। ये सेक्शन 8 कंपनी पर लागू नहीं होता। जिस स्टेट में आप रजिस्टर्ड होते हैं वहां एक रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज होता है आपका। ऑब्जेक्ट क्लॉज जिसपे कंपनी के लिए प्रपोज की गई ऑब्जेक्ट क्लॉज होगा आपका। लाइबिलिटी 3 प्रकार की होती है, लिमिटेड बाय शेयर, लिमिटेड बाय गारंटी, अनलिमिटेड। अमाउंट ऑफ ऑथराइज कैपिटल, कितना कैपिटल आपने इशू किया है इक्विटी और शेयर के रूप में, है ना। फिक्स अमाउंट, नंबर ऑफ शेयर्स कितने, कितने लोगों ने सब्सक्राइब किया, कितने लोग एग्री टू टेक है, ठीक है। उनके नाम लिखना, विच शेल नॉट बी लेस देन 1 शेयर, कम से कम 1 शेयर तो अलॉट करना पड़ेगा आपको। जिनके नॉट हैविंग शेयर कैपिटल उनके क्लॉज लगाने की जरूरत नहीं है। और एक होता है सब्सक्रिप्शन क्लॉज, 7-2-1, 7 लोग सब्सक्राइब करते हैं पब्लिक में, 2 लोग करते हैं प्राइवेट में और 1 करता है ओपीसी में। सो हम एसोसिएशन क्लॉज भी करते हैं, एक एक शेयर एटलीस्ट उनका नाम के आगे आपको लिखना पड़ेगा, एक एक शेयर उनको खरीदना भी पड़ेगा। ये आपको क्वेश्चन अच्छा है, ये आपको याद रहना चाहिए। माइक लिमिटेड कंपनी इनकॉर्पोरेटेड इन इंडिया हैविंग लाइसेंस ऑफिस, इनका मेन ऑफिस सिंगापुर में है, तो वो बोल रहा है फॉरेन कंपनी कहलाएगी क्या? तो डेफिनेटली अगर फॉरेन कंपनी बाहर ऑफिस है, मेन इंडिया ब्रांच है, तो इट कैन बी फॉरेन कंपनी के सेक्शन 242 मीन्स अ कंपनी और बॉडी कॉर्पोरेट जो इंडिया के बाहर आउटसाइड है, जिसका प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया में है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली एजेंट के थ्रू, फिजिकली थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मोड, और कंडक्ट एनी बिजनेस इन इंडिया इन एनी अदर मैनर। तो बोलते हैं इनकॉर्पोरेटेड कहाँ लिखा है, इन इंडिया, hence it cannot be called as a foreign company even though license office was officially, इसका जो मेन ऑफिस है वो कहाँ है, सिंगापुर में, बट रजिस्टर्ड कहाँ हुई है वो इंडिया में, जहां रजिस्टर्ड होगी वहां से डिसाइड होगा, ठीक है। अच्छा, इनकॉर्पोरेटेड इन इंडिया, तो इंडिया, अब तुम्हारा जैसे फ्लिपकार्ट का एग्जांपल ले लेते हैं समझाने के लिए, इनकॉर्पोरेटेड अगर वो इंडिया में है, भले उसका रजिस्टर्ड ऑफिस का है सिंगापुर में, बट इंडियन कंपनी कहलाएगी, तो इट इज नॉट अ फॉरेन कंपनी, ठीक है। ये कंटेंट्स है, सिग्निफिकेंट पॉइंट्स पूछा तो ऐसे लिखना है कि ये इनका ऑब्जेक्ट होता है प्रमोशन ऑफ चैरिटी, कॉमर्स, लाइंस, रिलीजियस पर्पस, वेलफेयर, स्पोर्ट्स। मिनिमम शेयर कैपिटल की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, अपने प्रॉफिट को सिर्फ अपने पर्पस के लिए यूज करेंगे। डिविडेंड डिक्लेयर नहीं कर सकते, लाइसेंस लेना पड़ता है सेंट्रल गवर्नमेंट से, नाम के आगे लिमिटेड, प्राइवेट लिमिटेड नहीं लगेगा, नाम के आगे क्लब, चैम्बर ऑफ कॉमर्स, है ना, इस तरीके की चीजें यूज की जाएंगी। लाइसेंस रिवोक कर दिया जाएगा अगर वो अपने प्रॉफिट को अपने ऑब्जेक्ट के लिए ना यूज करते हुए डिविडेंड के तौर पर डिस्ट्रीब्यूट करें, है ना।
कन्वर्ट करने और लाइसेंस लेने के बाद में कन्वर्ट कर दिया जाएगा, स्टेटस छीन लिया जाएगा सेक्शन 8 कंपनी का, वाइंड अप कर दिया जाएगा, किसी और कंपनी से अमेलगेमेट कर दिया जाएगा सेम ऑब्जेक्ट वाली कंपनी से, है ना। इनको जनरल मीटिंग के लिए 21 डेज की नहीं 14 डेज की नोटिस देने की जरूरत है। नॉर्मली कंपनी 21 डेज का क्लियर नोटिस देती है। इनको मिनिमम डायरेक्टर्स की रिक्वायरमेंट की, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स की कोई जरूरत नहीं। जैसे पब्लिक कंपनी में मिनिमम 3 डायरेक्टर लगते हैं, प्राइवेट कंपनी में 2 लगते हैं। इनको ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की भी कोई जरूरत नहीं है इसमें, है ना, जिस सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करती है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, स्पेशली पब्लिक कंपनी और सरकारी कंपनी। और इनको दे नीड नॉट टू क्रिएट एनी नॉमिनेशन एंड रेम्यूनरेशन कमेटी। क्यों, कौन होती है? जो उनके डायरेक्टर्स को सैलरी देती थी। इनके तो सैलरी का कोई लेना देना है नहीं, क्योंकि चैरिटी के लिए ओपन हो। और अ पार्टनरशिप फर्म कैन बी अ मेंबर ऑफ सेक्शन 8 कंपनी, पार्टनर कैन नॉट। ठीक है, सेम यही क्वेश्चन हम लोगों ने भी ऊपर पढ़ा। ठीक है, कॉर्पोरेट विल पे अगर आपको क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन है कि सिर्फ डिफ्रॉड करने के लिए खोला है इन्होंने, तो पहले कॉर्पोरेट विल एक्सप्लेन करेंगे आप लोग। सिर्फ डिफ्रॉड करना चाहते हो कि कॉर्पोरेट विल मतलब लीगल कंसेप्ट है जहां कंपनी को आइडेंटिफाई रहता है उसके मेंबर से अलग। कॉर्पोरेट विल का मतलब मेंबर अलग है और कंपनी अलग है, मेंबर की लायबिलिटी अलग, कंपनी की लायबिलिटी अलग, है ना। इफ कंपनी इनकर्ड एनी डेब्ट और कॉन्ट्रीब्यूट इन लॉ, corporate will shows कि member should not be liable, and same vice versa. When member do something using company as a corporate as a shield, so company will not be liable. You have to lift the corporate will. शेयर होल्डर को भी प्रोटेक्ट किया जाता है, कंपनी को प्रोटेक्ट किया जाता है, दोनों के एक्ट से। बट कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस होते हैं जहाँ कोर्ट लिफ्ट कर देता है कॉर्पोरेट विल को, उस आइडेंटिटी को हटाता है, कंपनी को हटा के पीछे से डायरेक्टर को या मेंबर्स को निकालता है जो कंपनी के एंटिटी के पीछे छूट रहे हो, जो कंट्रोल कर रहे हैं उसे। ठीक है, जो उसको कंट्रोल कर रहे हैं उस कंपनी। तो कुछ केसेस है, अगर कंपनी का कैरेक्टर, जैसे कंपनी को हम दोस्त तो दुश्मन नहीं बोल सकते, कंपनी तो आर्टिफिशियल एंटिटी जो उसे चला रहा है, तो अगर वो आपके दुश्मन देश का है तो आप उसको दोस्त दुश्मन बोल सकते हैं। तो आप कंपनी को ना बंद करें, उन लोगों को हटा दें वहां से। अगर कोई किसी ने कंपनी को सिर्फ अपने रेवेन्यू डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, डाइवर्सिफाई करने के लिए, टैक्स बचाने के लिए खोला है, तो कंपनी को हटाओ, उस व्यक्ति को बाहर निकालो। लीगल ऑब्लिगेशन अवॉइड करने के लिए हमने पढ़ा था, रबर एसोसिएशन वाला, अपने एम्प्लॉयज को बोनस नहीं देना चाहते थे वो, कंपनी को खोले गए एज एजेंट कुछ लाइसेंस को हासिल करने के लिए, कोई परमिशन के लिए। ठीक है, और लास्ट क्या था? टू डिफ्रॉड दी क्रेडिटर्स एंड टू डिफ्रॉड दी पीपल। तो ये डिफ्रॉड करने के लिए खोला गया, सिंपल। तो पर्सनली लायबल रहेंगे वो लोग। हम लोग पढ़ चुके हैं अल्ट्रा वायरस एक्ट की बात क्या करते हैं, वही काम करना जो कंपनी के मेमोरेंडम में लिखे होंगे। फंडामेंटल है ना, कंपनी के ऑब्जेक्ट के हिसाब से काम करना है, उसके बाहर जाके काम नहीं करेंगे। ठीक है, ठीक है, जो चीज अप्रूव की जाएगी किसके द्वारा? मेमोरेंडम के द्वारा, पैसा वहीं लगाया जाएगा। ठीक है, ओके। अल्ट्रा वायरस एक्ट बीइंग वॉइड कैन नॉट बी अप्रूव्ड बाय ऑल द शेयर होल्डर्स। सब शेयर होल्डर भी मान लेंगे तभी उसे वैलिड नहीं माना जाएगा। तो पहले मेमोरेंडम को चेंज कर लो, ऑब्जेक्ट लो उसको, एंड देन आप रेटिफाई करना, कोई दिक्कत नहीं। Company being an artificial person cannot own property. It can own its property on its own name. It can sue other people and other organizations sue the company. Private company must have a minimum 2 members. Yes, public company have at least 7 members. We all know that. ये तो पढ़े अपन ने। बाहर जाओगे तो छोड़ना पड़ेगा अपनी नॉमिनेशन को, बिल्कुल विड्रॉ करना पड़ेगा। नेचुरल पर्सन ही बनेगा जो 122 डेज रहा है, नॉमिनी हो या मेंबर हो। ठीक है, कम से कम 120 दिन आपको रहना पड़ेगा। ये इंडोर मैनेजमेंट हम लोग पढ़ चुके हैं, अकॉर्डिंग टू द डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट। जो भी आउटसाइडर कंपनी से डील कर रहा है, दो सपोज टू हैव सेटिस्फाइड देमसेल्व्स, तो उसने क्या किया, कंपनी के 3 डॉक्यूमेंट तो पढ़ के आ गया, वो आर्टिकल पढ़ के आ गया, मेमोरेंडम पढ़ के आ गया, प्रोस्पेक्टस पढ़ के आ गया, कंस्ट्रक्टिव नोटिस, तो वो पढ़ के आ गया ना वो। मगर अब कंपनी की मीटिंग्स में जो डिस्कशंस हो रहे हैं, जो रेजोल्यूशन पास हो रहे हैं, उसके बारे में उसको क्या पता? कंपनी की जो कॉम्पिटेंस है वो उसे पता है, जो कॉन्ट्रैक्ट्स है वो अज्यूम करेगा कि भाई कंपनी के 3 डॉक्यूमेंट तो मैंने पढ़ा, बट इंटरनल जो रेगुलेशंस होंगे वो तो कंपनी के सब प्रॉपरली किए जा रहे हैं। इंटरनल कंप्लायंस जो होगा, जो मीटिंग के अंदर हो रहा है, जो प्रोविजंस यूज किए जा रहे हैं, रूल्स एंड रेगुलेशन। देखो, मेंबर्स आर बाउंड टू एग्जामिन द रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट, मेमोरेंडम एंड आर्टिकल, वो पढ़ के आओ, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बट अब दे आर फुल्ली एंटाइटल्ड टू प्रिज्यूम रेगुलर, वो तो मान के चलेंगे कि कंपनी में सब रेगुलर चल रहा है, कंपनी में सब कंप्लायंस है, रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो किए जा रहे हैं, इंटरनल प्रोसीजर्स किसके हिसाब से? मेमोरेंडम आर्टिकल के हिसाब से। तो इट इज अ कंस्ट्रक्टिव नोटिस का अपोजिट हुआ। कंस्ट्रक्टिव नोटिस क्या बोलता है? आप सब पढ़ के आए हो, कंपनी ऐसा मान के चलती है कि हम तो नोटिस दे चुके थे, हम तो इन्फॉर्म कर चुके थे, तो आप तो सब पढ़ के आए हो। अरे मगर मैं मेमोरेंडम और आर्टिकल पढ़ के आया हूँ, अंदर की बात थोड़ी ना पढ़ के आया हूँ,
तो अंदर जो चल रहा है तुम्हारी मीटिंग्स में जो रिजोल्यूशन पास हो रहे हैं वो मुझे नहीं पता ना, वो तो मैं मान के चलूंगा सब कुछ सही है। तो फेमस केस था रॉयल ब्रिटिश बैंक और तुर्कन कि भाई अगर आपने लोन लिया है एज ए बैंक मैनेजर, फॉर एग्जांपल समझा रहा हूं मैं आपको, तो जिससे आपने लोन लिया है या लोन दिया है फॉर एग्जांपल, तो जो भी लिमिट का आप लोन का लेन देन करेंगे तो हम तो मान के चलेंगे कि आपको अलाउ किया गया है, तभी तो आप ऐसा कर रहे हो। क्योंकि आपके मेमोरेंडम में हमने पढ़ा लोन वाली कंपनी हो तो हमने आपको लोन दिया या लिया, आपके आर्टिकल में पढ़ा कि रूल्स एंड रेगुलेशंस के। अब आपकी कंपनी में अंदर क्या हो रहा है उससे हमें क्या लेना, ठीक है। बट इसके 3 एक्सेप्शन थे। अगर कुछ कंटिन्यूस रेगुलरिटी है जो आपके कान में आ चुकी है या कहीं छप चुकी है या पता चल चुकी है, तो फिर आप बेवकूफ है अगर कंपनी में डील कर रहे हैं ना, जिसको पता है। अगर आपको शक है इरेगुलरिटीज का कि कंपनी में कुछ डिफ्रॉड्स हो रहे हैं, फ्रॉड किए जा रहे हैं, लिखा है ना उसमें, नेग्लिजेंटली अगर आप डील करते हैं, कंपनी पे इंक्वायरी चल रही है, कंपनी पे केस चल रहा है, ठीक है ना, ट्रांजैक्शन इज अनयूजुअल, कंपनी बोल रही है कैश में पे करो, ऑनलाइन पे मत करो, समथिंग इज गोइंग बियॉन्ड, तो फिर आपको नहीं करना चाहिए। और फॉर्जरी है, फॉर्ज्ड है सब कुछ, फॉर्ज सिग्नेचर से, फॉर्ज डॉक्यूमेंट्स है, ठीक है। तो ये तीनों कंडीशन में आपको कंपनी से डील करने की जरूरत नहीं है। एक्सेप्शन यहाँ कंपनी रिस्पॉन्सिबल नहीं है, आपकी गलती रहेगी। ये तो मैंने पढ़ा दिया आप लोग अभी, ठीक है। तो कंपनीज एक्ट का मेन पोर्शन जो था आपका, जिसमें से क्वेश्चन आप लोग आ सकते हैं, वो ये पोर्शन है, ठीक है। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोग वो चीजें समझ गए होंगे। ये कुछ 2-3 टॉपिक भी हैं, ऐसे भी कवर कर लेते हैं हम लोग। डोरमेंट कंपनी क्या होती है, सेक्शन 445, जो कंपनी को फॉर्म किया गया है और रजिस्टर्ड किया गया है फॉर फ्यूचर प्रोजेक्ट और टू होल्ड एन एसेट, किसी और, एक तो फ्यूचर प्रोजेक्ट के लिए अभी कुछ नहीं कर रही है, दूसरी कंपनी के एसेट को, है ना, या इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी यानी ट्रेडमार्क कॉपीराइट्स को होल्ड करके रखा है उसने। उसका कोई सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन पिछले 2 साल में नहीं किया गया, इनएक्टिव है वो, कुछ भी एक्टिव ट्रांजैक्शन नहीं है, एनुअल रिटर्न्स नहीं है, बैलेंस शीट्स नहीं है, तो इनएक्टिव कंपनी कहा गया ना उसे, तो उसे डोरमेंट कंपनी कहा गया। इनएक्टिव क्यों कहा गया, अगर उसने किसी भी प्रकार के अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन नहीं किए पिछले 2 फाइनेंशियल ईयर में, और ना एनुअल स्टेटमेंट या फाइनेंशियल स्टेटमेंट या एनुअल रिटर्न फाइल की, जैसे अलॉटमेंट रिटर्न होता है, इनकम टैक्स रिटर्न होता है, अपनी एफएस फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइल नहीं की, बुक्स ऑफ अकाउंट्स फाइल नहीं की गई, है ना, समझ रहे हैं आप, है ना, बैलेंस शीट फाइल नहीं की गई। सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन मींस अदर देन, इनके अलावा लिखा ना, मींस अदर देन, इसके अलावा कोई फीस पे किया तो वो नहीं आएगा, कोई लीगल रिक्वायरमेंट के लिए फीस पे किया वो भी नहीं आएगा, अलॉटमेंट ऑफ शेयर टू फुलफिल द रिक्वायरमेंट ऑफ पेमेंट ऑफ मेंटेनेंस ऑफ ऑफिस एंड रिकॉर्ड, ठीक है। इसके अलावा की बात कर रहा हूँ, इसके अलावा जो अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन होते हैं, इसको नहीं, इसको इंक्लूड करके नहीं, ठीक है। फिर उसके बाद में मोड ऑफ रजिस्ट्रेशन है, भूलना नहीं है अपने को। पहले प्रमोटर की अगर डेफिनेशन पूछा तो क्या लिखोगे, प्रमोटर वो है सब सेक्शन 2 सबसेक्शन 69 में जिसका नाम प्रोस्पेक्टस में लिखा गया है, जो आइडेंटिफाइड किया गया कंपनी के एनुअल रिटर्न्स में, अलॉटमेंट रिटर्न आरओसी के पास जो फाइल करते हैं। रिफर टू सेक्शन 92 जो कंपनी के अफेयर्स को कंट्रोल कर रहा है डायरेक्टली इनडायरेक्टली एज ए शेयर होल्डर डायरेक्टर अदरवाइज, या दूसरे लोग उसकी एडवाइस को, डायरेक्शंस को और इंस्ट्रक्शंस को अकस्टम्ड है, ठीक है। फॉर्मेशन, पब्लिक कंपनी है तो 7 लोग लगेंगे, प्राइवेट कंपनी है तो 2 लोग लगेंगे, लॉफुल पर्पस के लिए ओपन करना है तो मे लिखा हो शैल लिखो, लॉफुल पर्पस ही होगा। 1 पर्सन कंपनी है तो 1 लगेगा, ठीक है। आपको रजिस्ट्रार के पास में 2 डॉक्यूमेंट फाइल करने, मेमोरेंडम और आर्टिकल, जहां पर रजिस्टर्ड होने वाले हो, ठीक है। फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स एंड इन्फॉर्मेशन टू बी मेमोरेंडम आर्टिकल साइंड बाय ऑल द पीपल। पब्लिक कंपनी है तो 7 लोग साइन करेंगे, प्राइवेट कंपनी है तो 2 लोग साइन करेंगे, ठीक है जी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डिक्लेरेशन देना पड़ता है जो लोग कंपनी को फॉर्म कर रहे हैं, उनको कुछ डिक्लेरेशन देने पड़ते हैं कंपनी को। जैसे कौन डिक्लेरेशन, जो आपके एक्सपर्ट्स होते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरीज एंड एडवोकेट्स, जो कंपनी के लीगल रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए मदद करते हैं, है ना, या फिर बाय अ पर्सन जो कंपनी के डायरेक्टर्स है, मैनेजर है, सेक्रेटरी है। क्या क्या डिक्लेरेशन देंगे, बोलो क्या डिक्लेरेशन देंगे कि ऑल द रिक्वायरमेंट्स रिगार्डिंग द फॉर्मेशन ऑफ द कंपनी हैज टू बी कंप्लाइड बाय द कंपनी, है ना। डिक्लेरेशन सब्सक्राइबर्स को भी देने पड़ेंगे 721 को, क्या कि भैया हम कन्विक्टेड नहीं है, हमने कोई भी गलत कांड नहीं किया है रिगार्डिंग प्रमोशन, फॉर्मेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ कंपनी। अगर हम गिल्टी थे, पहले तो हम गिल्टी नहीं है किसी भी प्रकार के फ्रॉड के लिए, मिसफिजेंस के लिए, किसी भी प्रकार की ब्रीच ऑफ ड्यूटी के लिए, ठीक है। और अगर थे तो उस बात को 5 साल खत्म हो चुके हैं, और 5 साल से हम किसी प्रकार के गिल्ट में नहीं है। और जो भी डॉक्यूमेंट्स फाइल किए गए रजिस्ट्रार के पास में, मेमोरेंडम, आर्टिकल, वो मेरी नॉलेज के, मेरे बिलीफ के, मेरे नजर के सामने फॉलो किए गए, ठीक है। एड्रेस, पर्टिकुलर्स, ये सब चीजें तो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। डायरेक्टर्स है, उनके DIN नंबर है 8 डिजिट के, अल्फा न्यूमेरिक,
ठीक है। ये सब इशू करने देखने के बाद रजिस्ट्रार क्या इशू कर देता है, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन 21 डिजिट का, डॉक्यूमेंट्स को देखने के बाद में। ठीक है, CIN नंबर दे देगा 21 डिजिट का, जो कंपनी की एक प्रकार की आइडेंटिटी होती है, कंपनी को अलग करती है। हाँ, अब ऐसा है कि अगर कंपनी के जो सब्सक्राइबर्स है या डायरेक्टर्स है या कंपनी के जो डिक्लेरेशन वाले, अगर उन लोगों ने कुछ गलत इन्फॉर्मेशन उन्होंने इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन, मटेरियलिस्टिक इन्फॉर्मेशन छुपाई थी ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इनकॉर्पोरेशन, तो लिखा है इफ एनी पर्सन फर्निश एनी फॉल्स इन्फॉर्मेशन, कुछ गलत इन्फॉर्मेशन दी है, मटेरियलिस्टिक इन्फॉर्मेशन को छुपा लिया। व्हाट इज मटेरियलिस्टिक? वेरी इंपॉर्टेंट। कंपनी के पर्पस सही नहीं बताया, डायरेक्टर के बारे में सही नहीं बताया, पुराने कोई फ्रॉड थे उसके बारे में नहीं बताया, और वो अवेयर थे कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है ना, तो वो लाइबल रहेंगे अंदर फ्रॉड ऑफ 447। और अगर बाद में पता चला, लिखा ना, जो ऑलरेडी इनकॉर्पोरेटेड है बाद में पता चला ROC को सप्रेस किया गया पोस्ट इनकॉर्पोरेशन, सेम वही वो लिखा, इट इज प्रूव दैट द कंपनीज, तो आपको प्रूफ करना पड़ेगा। अगर आपको पहले नहीं पता चला तो फिर आपको बाद में प्रूफ करना पड़ेगा कि कंपनी ने छुपाया है, सप्रेस किया कोई मटेरियल फैक्ट को। और जो डिक्लेरेशन थे, वो डिक्लेरेशन क्या थे? 3 थे। फ्रॉड में नहीं इन्वॉल्व है, प्रमोशन के, फॉर्मेशन के, मैनेजमेंट के, जो भी कर रहे हैं वो फ्रॉड मिसफिजेंस नहीं है, किए थे तो उस बात को 5 साल खत्म हो चुके हैं, और जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो कंपनीज एक्ट के हिसाब से हमने फाइल किए। ठीक है, ये फ्रॉडुलेंट एक्शन बाय द एक्शन लिए जाए किसके द्वारा? फ्रॉडुलेंट प्रमोटर के द्वारा या पर्सन जो फर्स्ट डायरेक्टर्स है, नॉर्मली प्रमोटर्स ही फर्स्ट डायरेक्टर्स होते हैं, सब लाइबल रहेंगे। अब ट्रिब्यूनल अगर सेटिस्फाइड नहीं हुई कंपनी की दलील से, तो कंपनी को क्या क्या बोलेगी वो, कि भाई एक तो तुमने फॉल्स इन्फॉर्मेशन दी, इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन दी, मटेरियलिस्टिक इन्फॉर्मेशन को छुपाया, डिक्लेरेशन तुम्हारे गलत थे, सब कुछ जितनी भी चीजें करनी थी सब गलत था, तो बोलेगी, ऑर्डर पास करेगी। पहला ऑर्डर क्या है कि भैया कंपनी के मैनेजमेंट को चेंज कर दो पूरा, जैसे यस बैंक के लिए RBI ने किया, मेमोरेंडम आर्टिकल में चेंजेस ला दो पब्लिक इंटरेस्ट के लिए, है ना, उसको ठीक कर दो। मेंबर्स के कंपनी की मेंबर्स की जो लाइबिलिटी उसको अनलिमिटेड कर दो। रजिस्ट्रार को बोलो इनके नाम को हटा देंगे रजिस्ट्रार ऑफिस से, या वाइंड अप कर दो, या अदर जो ऑर्डर कंपनी को लगे होगा। मगर ऑर्डर पास करने से पहले आपको एक रीजनल अपॉर्चुनिटी देनी पड़ेगी कंपनी को कि तुम बताओ हम तुम्हारे साथ ऐसा क्यों ना करें। ठीक है, और कंपनी ये भी बोलेगी कि जो भी पैसा कंसिडरेशन, जो भी ट्रांजेक्शन थे तुम्हारे, जो कंपनी के बाकी वो पे करो तुम, तभी तुमको वाइंड अप करेंगे बेटा, नहीं तो तुम बंद हो जाओगे, बोलोगे अब तो इंसॉल्वेंट हो गए, हम क्या करेंगे, हम कहां से ट्रांजेक्शन पे करेंगे। ठीक है, ये रजिस्ट्रेशन है, इफेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन है, आपको ध्यान रखना है। सेक्शन 9 में है फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, ये आपको ध्यान रखना, बहुत ईजी है। फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन कंपनी को सर्टिफिकेट, सब्सक्राइबर जो होते हैं वो अलग व्यक्ति कहलाएंगे और कंपनी अलग व्यक्ति कहलाएंगे, है ना। कंपनी एक बॉडी कॉर्पोरेट हो जाएगी, मेंबर्स अलग हो जाएंगे। कंपनी जब रजिस्टर्ड हो जाती है तो फिर कंपनी हर वो फंक्शन कर सकती है, कंपनी स्यू कर सकती है, कंपनी प्रॉपर्टी खरीद सकती है, कंपनी इमूवेबल प्रॉपर्टी खरीद सकती है, कंपनी का परपेचुअल सक्सेशन हो सकता है, प्रॉपर्टी को एक्वायर कर सकती है, होल्ड कर सकती है, डिस्पोज कर सकती है। ठीक है, क्लियर है। अलग अलग केस की अलग अलग मान्यता है। क्या लिखा उसमें, जो डेट है इनकॉर्पोरेशन की सर्टिफिकेट में लिखी, उस दिन से कंपनी क्या बन जाती है? लीगल पर्सन, सेपरेट लीगल स्टेटस फ्रॉम इट्स मेंबर्स, है ना, बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द कंपनी एंड मेंबर्स। तो हरिनगर शुगर मिल वर्सेस SS झुंझुनू वाला, तो इसमें क्या बोल रहा है, इस केस में परपेचुअल सक्सेशन होता है कंपनी का, जब तक कंपनी खुद लिक्विड ना हो जाए या कंपनी रजिस्ट्रार उसका नाम ना हटा दे। शेयर होल्डर कंपनी में जब शेयर खरीदता है तो वो कंपनी के प्रॉपर्टी का ओनर नहीं बनता, कंपनी का ओनर बनता है। तो इसमें इस वाले केस में ये बात बोली गई है, भूलना नहीं है, प्रॉपर्टी वाली बात। शेयर खरीदे तो कंपनी की प्रॉपर्टी के ओनर नहीं बनोगे, तुम कंपनी के ओनर बनोगे। फिर लीगल पर्सनालिटी मर्ज, कंपनी जैसी रजिस्टर्ड हुई लीगल पर्सनालिटी हुई। ठीक है, कंपनी के जो मेंबर्स हैं वो अलग, कंपनी की आइडेंटिटी अलग। इसमें क्या बोल रहा है, सेपरेट एग्जिस्टेंस है कंपनी का, है ना, कंपनी एक लीगल पर्सन है डिस्टिंक्ट फ्रॉम इट मेंबर, स्टेट कॉर्पोरेशन एंड कमर्शियल टैक्स ऑफिस। तो वही ना, टैक्स लाइबिलिटी अगर कंपनी को मिल रही है, टैक्स में छूट कंपनी को मिल रही है, तो मेंबर को नहीं मिलेगी, ये उसकी बात कर रहा है। फिर एक स्पेंसर वर्सेस कंपनी लिमिटेड मद्रास वर्सेस CWT मद्रास है। इसमें लिखा है एक कंपनी में परचेज शेयर्स ऑफ अनदर कंपनी, तो वो उसकी कंट्रोलिंग कंपनी हो सकती है, होल्डिंग कंपनी हो सकती है। बट इसका मतलब ये नहीं कि अगर एक कोई कंपनी है, अगर कंपनी है, उसने दूसरी कंपनी के पूरे शेयर भी खरीदी, तो दूसरी कंपनी की आइडेंटिटी को नहीं खत्म कर सकती, पहले उसको कंट्रोल कर लेगी। तो ये उसका मतलब ये नहीं है कि वो उसकी आइडेंटिटी को खत्म कर, कॉर्पोरेट कैरेक्टर को, वो हमेशा रहेगा। और इसमें वही है, अगर कोई सरकार ने कोई शेयर्स खरीदी किसी कंपनी में, तो वो सरकारी कंपनी नहीं हो जाएगी, मतलब सरकार का एजेंट नहीं हो जाएगी, सरकार का नौकर नहीं हो जाएगी। अगर एंटायर शेयर कैपिटल भी सेंट्रल गवर्नमेंट का, स्टेट गवर्नमेंट का, प्रेसिडेंट के नाम पर लगाया गया या ऑफिसर्स के नाम पर सेंट्रल गवर्नमेंट का, इट डज नॉट मेक एनी डिफरेंस, कंपनी सरकार की एजेंट या नौकर नहीं कहलाएगी। ठीक है, ना प्रेसिडेंट की ना सरकार।
ठीक है, वो कंपनी अपनी क्या है, हैवी इलेक्ट्रिक यूनियन वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। इफेक्ट तो आपको पता है, मेमोरेंडम आर्टिकल्स बाइंडिंग रहेंगे, मेंबर्स भी बाइंड रहेंगे कंपनी के लिए और कंपनी भी बाइंड रहेगी मेंबर के लिए। कौन से 721 वाले जो है, ठीक है, फिनिश, खत्म, डन। सबको ध्यान रखना है, ठीक है, अच्छे से पढ़ेंगे, कोई डाउट आएगा तो पूछ सकते हैं। जैसा मैंने बोला उस लैंग्वेज में भी लिखते आ गए तो काफी रहेगा आप लोग। ठीक है, चलो बाय टाटा। और लैंग्वेज ही पकड़ना है, सेक्शन और लैंग्वेज, सेक्शन और लैंग्वेज।